हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल का पार्ट नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज भी वो शूटिंग एरिया में थे जहां पर रोज आज हलाफे तवक्को खामोश थी और निशाना भी ठीक लगा रही थी। कुछ दिनों में उसकी गर्दन में चिप डाल दी जाती, पर आर्या ने फिलहाल मना किया था। नाउ शूट, उसने रोज को कहा था। उसने गन सीधी की जब पीछे से किसी ने निशाना लगाया था। गोली उसके कान से चंद इंच के फासले से गुजरती हुई बोर्ड में पवस्त हुई थी, तो वो खौफ से मुड़ती हुई आर्यन से टकराई थी। अगले ही पल उसके गिर्द बासु लिपेट चुके थे। जो ग्लासेस लगाए उसे हदायत दे रहा था। यह खत साकत हुआ। क्या हुआ? उसे संभाली उसने सीधा किया था तो नजर पीछे के जहां पर शौकत खड़ा था, उसके साथ वही शख्स जो रोज को शिप के जरिए यहाँ पर लाया था। वाह आर्यन, कहीं गन चलाना सिखाते हुए तू उसकी मोहब्बत करना तो नहीं सिखा रहा? बास, मुझे तो लगता है कि आर्यन साहब से मोहब्बत हो गया। देख तो कैसे बाहों में समेट खड़ी है। रोज उसकी जुबान तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन उनका अंदाज उसे बहुत कुछ समझा रहा था। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह असली सर्द अंदाज में बोला था। तोता मैना का प्यार देखने आए थे। शौकत, दफा हो जाओ यहाँ से। वह पूरी कुव्वत से डरा था, जबकि रोज ने उसका बाजू पकड़ा। न जाने क्यों उसे आर्यन अपना वाहिद हमदर्द लाता था। अबे देख जा कैसे चिपक रही है, हम पास जाएं तो उसको न जाने क्या होने लगता है। आर्यन को शदीद तैश आया था और रोज ने अपना बाजू आजाद करवाते हुए उसके जन्म बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और शौकत को गिरबान से जकड़ा। उस शख्स की वजह से ही तो वो यहाँ पर आज इस दलदल में था। आज के बाद अगर तूने मुझे इस लड़की के पास भी नजर आया तो तेरी आंखें निकालूंगा तो मैं तुझे। दराम का बहुत ही हास बन गया। हर फैसला वो तेरी मर्जी से करता है। तुझे इतने अड्डों का इंचार्ज बना दिया, हालांकि दाराम का राइट हैंड मैं था। उसने कहते ही एक पांच उससे मरा था। आर्यन का थोड़ा सा सर डलका, जबकि नीचे गिरा हुआ शख्स रोज की जाना आया था। इसकी वजह से तुमने मुझे मारा था ना, इस लड़की की वजह से। अब बचाओ इस लड़की को। उसने रोज की गिर्द अपना बाजू जमाया था और चाकू उसके गर्दन पर रखा। छोरों से आर्यन दारा था। खबरदार, जो तूने आगे आने की कोशिश की मैं उसे मार दूंगा। जबकि शौकत ने एक और पंच आर्यन के मुंह पर मारा था। रोज की चीख निकली थी। देख तेरे लिए कैसे तड़पी है, साली लड़की है बड़ी आइटम। शौकत ने क्या कर लगाया था, जबकि आर्यन ने लब के कोने से खून साफ करके अगले ही लम्हे बिना रुके हुए शौकत के मुंह पर पांच मारा। दूसरा शख्स घबराया था। शौकत नीचे गिरा तो आर्यन ने उसे ठोकरों पर रखा था। आर्यन छोड़ो उसे, वो रोज के गर्दन पर गिरफ्त जमाए साथी से बोला, जबकि आर्यन पर जुनून सवारी हो चुका था। उसने घबराकर रोज को एक तरफ फेंका और आर्यन की तरफ आया। वो चाकू उस पर उससे वार करना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पूर्णतः से मरोड़ा था। शौकत उड़कर अपने गाल संभालता उसका रूह रोज की तरफ आ चुका था। छोड़ उसे आर्यन, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। तू एक खरोश डालकर दिखा, तेरी जान ले लूंगा मैं। आर्यन के जन्म आया जब उसने गोली चलाई। सराय से वो सामने हुआ था। गोली सीधा उसके कंधे से थोड़ा नीचे लगी थी। रोज चीखे थे। जब भी आर्या ने बिना दर्द की परवाह किए अपनी गन निकालकर उस दोनों फायर खोल दिए थे। अगले ही पल वो दोनों मौत की गहरी नींद में जा चुके थे। उसकी सफेद शर्ट खून से भीगती हुई लाल होने लगी थी। वह रोज की जन्म बढ़ा ताकि उसे तसल्ली करके वो ठीक है, लेकिन रोज पहले उसकी जन्म बाढ़ थी जो अब कंधे को दबाए लब बीच गया था। रोज ने नीली गहरी सी आंखें उठाकर उसके कांधे की जानब देखा था और फिर उसे छूना चाह, पर आर्यन उसका हाथ थाम गया था। रोज सिसकियां लेती रोने लगी थी। अब तुम्हें कभी भी कोई तंग नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो अपने दर्द की परवाह की बोला। उसका ये मजबूत लहजा रोज का दिल शिद्दत से दरगाह गया था। उसका बहता हुआ खून उसे दिला रहा था। न जाने उसे क्या हुआ था कि उसके सीने से लती फूट फूट कर रोती थी। वो जो गोली के दर्द से इतना बेकाबू नहीं हुआ था जितना उसके यूं सीने से लगने से हुआ था। दिल अलग धड़क रहा था। आर्यन के लिए गोया वक्त रुक सा गया था, पर अगले ही पल तकलीफ फैली थी। उसने रोज को खुद से दूर किया था। आर यू ऑल राइट? उसे दोबारा दर्द बर्दाश्त किए पूछा था, जिस पर उसने नफी में सर हिलाया था। क्या हुआ है बताओ, कहीं जख्म वगैरह? वो बेकरारी से गोया हुआ तो रोज ने उंगली से उसके जख्म की जानब इशारा किया। आर्यन इस तकलीफ में मुस्कुरा दिया था, अफसुदा सी मुस्कान जो आज कई दिन बाद उसके लबों पर आई थी। यह जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें खरूश भी आती तो बहुत नुकसान हो जाता। वह फजू हेजी से बोला था, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। उसकी बीगी मुहतरम आंखों ने आज उसका दिल पत्थर दिल गोया मोम काट दिया था। उसे आज यकीन हो चुका था कि वो इस लड़की की मोहब्बत की गुस्ताखी कर चुका है, जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। खुद उसका हाथ पकड़े वहां से निकला था। शौकत की मौत की तस्दीक हो चुकी थी और वो भी हॉस्पिटल से घर आ चुका था। रोज आर्यन के कमरे में थी। अच्छा किया तूने उसे मार दिया। वो कमीना गद्दारी करने लगा था और ऐसे गद्दारों की दाराम सैगल के पास सिर्फ एक सजा है। आर्या ने सारी सच्चाई उसे बताई थी और दाराम सैगल ने भी जैसे तायद की थी। शौकत की वजह से उसका काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से दाराम सैगल को उसकी मौत का जरा भी अफसोस नहीं हुआ था।
तुम कुछ दिन आराम कर, ऐसा कर अपने घर चला जा, अगर कोई पूछे तो कहना एक्सीडेंट हो गया, और हाँ ये टिकट रख, ये तुम साधारण सागर को रुखसी के वक्त देना। उसने 2 टिकट उसकी तरफ बढ़ाए थे, पर वो लड़की आर्यन बेसाता पूछ चुका था। उसकी फिक्र ना कर, वो अभी एक तरफ पड़ी रहेगी। जो लड़की विला में थे उसका क्या बनना। उसकी जाप लगवा दिया और उसका बाप नशे की वजह से मर चुका। कुछ दिन जाप के बाद वो आपके हवाले कर दी जाएगी। उसने सच झूठ की अमेजिश लिए बिगा था। कोई रिश्तेदार वगैरह? दाराम ने कंफर्म करना चाहा। मुझे तो ऐसा कोई खास नजर नहीं आया। ऐसा कर उसे रोज के साथ शिफ्ट कर दिया। अगर रोज ने उसे कुछ बता दिया तो? आर्या ने मतलब का सवाल किया। फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा। ठीक है दाराम। वो चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन जाने से पहले वो रोज को देखना नहीं भूला था। आर्यन घर आया तो वहाज भी हलाफे तो होकर वहां पर मौजूद था। उसकी बाजू पर पट्टी बंदी ने जैसे उसका शक यकीन में बदला था। तुम्हें मैंने दाराम सैगल के ऑफिस से निकलता देखा था आर्यन, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? उसने बिना तहमीद बांधे सवाल किया था तो कमाल मलक जो वहां आ रहे थे उन्हें साथी से मुठियां बीच ली। वहाज, तुम्हारी तफ्तीशें कब खत्म होंगी? कभी शायान और कभी आर्यन। आज चाहते क्या हो तुम? मंगनी के बाद से वहाज का रवैया मजीद रुखा हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अन्ना मेरी होने वाली बीवी है और वो आर्यन के साथ ही रहती है। दाराम सहगल जैसे गुंडे से कौन वाकफ नहीं है। बाहर में गई तुम्हारी ड्यूटी। बाबा, आपका इस मामले में बोलना बनता नहीं है, तो तुम अपने बाप को रोकोगे? तायाबू, वहाज को बिलावजा शक हुआ। ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं अपना न्यू बिजनेस शुरू करने का इरादा कर रहा था और दाराम सहगल से मैं मैस मशवरे के लिए मिला था। तुम झूठ बोल रहे हो आर्यन। वहाज फौरी बोला। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अगर तुम अन्नम से कंफर्म करना चाहती हो तो कर लो। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो तुम्हें कानून के हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। वो वाजिया धमकी दिवे बोला था, जबकि आर्यन सा झटक कर आ गया था। मुझे अन्नम से मिलना है, उसने जाते जाते जैसे हवा में तीर चलाया था। आर्यन एक पल के लिए घबराया था, लेकिन फिर उसे सर असबाब में हिला दिया। कुछ दिन वो वहां पर रुक के वापस आ गया था और अब वो ताबी की शादी पारी गाँव जाने वाला था। इस हकीकत के साथ उसे जीना मुश्किल तरीन लग रहा था, लेकिन वो आर्यन को जरूर बताना चाहती थी। लेकिन उससे पहले बासत को तमामतर सच्चाई बताकर दाराम सैगल से दूर भेजना चाहती थी। वो आज यूनिवर्सिटी आई थी, उस शख्स को बर्बाद होते नहीं दे सकते थे। मोबाइल पर आए हुए मैसेज ने अनु को गोया एक नई उम्मीद दी थी। वो हाथ का मैसेज था जिसमें उससे मिलना चाहता था। उससे बेहतर उसके पास कोई मौका नहीं था। अनु को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। सामने से आते हुए बासत को उसने मदद तलब नजर से देखा। वो अपने मोबाइल में मसरूफ था, लेकिन उसकी जन्म भी आ रहा था। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? वह बिना कुछ किए हुए उसे एक जन्म ले आए, जहाँ पर कद्दे सुनसान जगह थे। तुम मुझसे मिलना चाहते थे अपने डिजाइन डिस्कस करने के लिए। उसे बासत के हाथ से उसका मोबाइल लिया और एक मैसेज टाइप किया। वह आज के नंबर पर सेंड करके उसे बासत को चुप रहने का इशारा दिया। मैं? हाँ, तुम ही तो कल मैसेज पर कह रहे थे। बासत उसकी बेतुकाना बात पर हैरान हुआ। उसे आंखों की जुनबिश से इशारा दिया तो बासत ने ईद के देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। हो क्या गया है तुम्हें? उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन को सामने किया, जहाँ उसने बासत को समझाया था कि वो जो कह रही है उस पर बहस ना करे। ओ हाँ, मैं बताना चाहता था, कल फिर मिलते हैं। उसने कदरे बुलंद आवाज में कहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था। फिर भी वो अनम की बात मान चुका था, पर उसकी आंखों में बेचैनी पनाह थी। अनम ने अपनी गर्दन पर लगे कट की तरफ इशारा किया। बासत ने वो आज पहली मर्तबा देखा था। अनम ने इस निशान को छूने का कहा तो बासत चंद कदम पीछे हुआ। आज उसका अंदाज से लगता बासत को वो कभी कभी कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन आज की हरकत उसे न जाने क्यों दहला रही थी। उसे बासत खास जगह का उसने उंगली से अपने जाम पर दबाव डाला तो बासत को उसके गर्दन में किसी चीज की चुभन महसूस हुई थी। उसने बासत के मोबाइल पर एक मैसेज टाइप किया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैं जो कह रही हूँ तुम उसकी हामी बालो। मेरी गर्दन में एक चिप है जो मेरी लोकेशन और मेरी हर हरकत उस शख्स तक पहुंचाती है जिसका मैं मोहरा हूँ। तुम कल मुझसे होटल में मिलना, उसकी लोकेशन मैं कल तुम्हें बता दूंगी और अपना मोबाइल दे दूंगी। जो तुमने एसपी वहाज सुल्तान को देना होगा वो इस वक्त नीचे ही मौजूद होगा। उसके ऊपर आने से पहले हमारा काम हो जाएगा। बासत फक चेहरे से अन्नम को देखने लगा था, जिसके चेहरे पर लज्जाजत फैली थी। वह बोलना चाहता था, पर अन्नम ने उसे खामोश रहने का इशारा दिया था। उसके चेहरे पर पुरयकीनी फैली थी। बासत को गोया शाह की उम्मीद भी ना थी, लेकिन वो मुतजस हो चुका था। आहर अन्नम के साथ ऐसा क्या मसला है जिसका जवाब वो कल हासिल कर लेता। शहरीन, क्या रिपोर्ट है? सफीर आज उसकी शॉप पर आया था, जहां उसकी जॉब बहाल हो चुके थे। सर, वो आर्यन सागर नामी शख्स वैसा नहीं है जैसा वो लगता है, उसने परफ्यूम्स दिखाते हुए कहा था। मतलब सर, उसने मुझे दाराम सागर के हवाले नहीं किया। उसने मुझे इस विला में तो रखा है। वो दाराम सागर 2 मरतबा वहां आया था, लेकिन मेरा उसका सामना नहीं हुआ। उसने मुझे कमरे में रहने को कहा था। वो काफी साथी से कहा है। वो सर, उसकी नजर में एक एहतराम था।
اس کی باپا सफ़ी भी मुतज्जब हुआ। वो दाराम सैगल का राइट हैंड है। सफ़ी ने गोया उसे एहसास लाया, जी सर, वो है तो राइट हैंड, लेकिन इन चंद दिनों में मुझे ऐसा लगा है कि वो दाराम सैगल का हुक्म नहायत ही बेदिली से मानता है। वो शख्स भरोसे के काबिल नहीं है और तुम भी इतनी जल्दी भरोसा मत करना। ठीक है सर, और हाँ, कोशिश करो कि जल्द अज जल्द सबूत निकालो इस दाराम सैगल के खिलाफ। सर, वो विला में 2 लड़कियां मजीद रहती हैं, मैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करूंगी। सर, हैरत की बात तो ये है कि दाराम सैगल के इस विला में जो लड़कियां ना, वो नहायत ही खुशसलूबी से रह रही हैं और वो भी मेरी तरह मुख्तलिफ जगह पर जॉब करती हैं। अगर दाराम सैगल पर बुरा आदमी है तो फिर वो लड़कियां, यही तो तुम्हें जानना है शहरीन के आखिर वो शख्स क्या कर रहा है। और वो जो आर्यन नामी शख्स है ना, उसकी इंफॉर्मेशन 1-2 दिन में मुझ तक पहुंचा और जैन सर को पता चला है कि दाराम सैगल अपने बाप की आज़ादी के लिए आज भी कोशिश है। वो कोई चार्ज जरूर चलेगा। जैन सर 1-2 दिन में आजी साहब से मिलने वाले हैं। सर, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द दाराम सैगल के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकूं। हमें सिर्फ दाराम सैगल को ही गिरफ्तार नहीं करना, बल्कि उन सब जुड़े सब लोगों को भी सामने लाना है। शहरी ने सर अस्बाब में लाया था। कुछ देर बाद जरूरी गुफ्तगू किए हुए वो शॉप से निकला था। दाराम, वो बासत मुझसे मिलना चाहता है। वह दाराम के सामने खड़ी बिना किसी तासर से बोले थे। क्या बात है, ज्यादा पसंद आ गया है वो तुझे? दाराम से देते हुए मुस्कुराया था। नहीं दाराम, दरअसल वो कह रहा है कि कुछ डिजाइन वो मुझे दिखाना चाहता है और इस तरह वो मुझ पर मजीद एतबार करने लगेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। कहीं उसे एतबार दिलाते हुए तू मेरा एतबार बर्बाद ना कर दे। अनम सरता पाँव लजरी थे। नहीं दाराम, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वह भूली नहीं थी इन लड़कियों की अजियत, उनकी तकलीफ, उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से, पर वह शायान सागर के खिलाफ वहाद सुल्तान को सबूत जरूर देना चाहते थे। तुझ पर एतबार करके बेच रहा हूं, बगावत करेगी तो तेरा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। उसकी धमकी से आज उसे जरा भी खौफ महसूस नहीं होता। जब भाई ही सौदागर था, अब मर भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दाराम, वो बेसाता पुकार उठे थे। कुछ कहना चाहती है? एक मरतबा आर्यन भाई और घर वालों से बात करवा दें। उसकी फरियाद पर उसने अपनी गहरी सबस आंखों में सुढ़ी ली उसको देखा था। आखिरी मरतबा दाराम, वो शिद्दते गरैया से बोले। ठीक है, कॉल कर ले तूने, और आर्यन कुछ देर में यहीं आने वाला है। मैं पहले आर्यन भाई से मिलूंगी। उसकी जल्दबाजी पर दाराम सैगल हैरान हुआ। दाराम सैगल ज्यादातर अपने ऑफिस में ही होता था। अपने खुफिया अड्डों का चार्ज उसने अपने एतबार वाले आदमी के हवाले किया था, जिसमें से अब 3 अड्डों का इंचार्ज आर्यन सागर बन गया था। बैठ जा यहीं पर, कुछ देर में आ जाएगा। तेरा एसपी के बारे में क्या ख्याल है? आज फिर उसने वही बात दोहराई थी। दाराम, वो आपके मामले में नहीं पड़ रहा, आप उसे छोड़ दें। उसके लहजे में हल्की सी तलही थी। मुझे ऐसा लगता है वो आगे जाके मेरे लिए नुकसान का बायस बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा दाराम, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अन्नम का दिल बुरी तरह से लर्ज रहा था। तुझे इतना यकीन कैसे है? दाराम ने आईब्रोज खाए। यकीन की बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास गोया वजाहत नहीं थी। है, तू फिक्र ना कर, उसे तेरे सदके छोड़ दिया। अगर कभी वो मेरे मामला में पड़ा तो उसे मैं खुद निपट लूंगा। अन्नम मैच उसको देख रह गए थे। अपनी मुलाकात का आर्यन को मत बताना, उसने तनबीह किए थे। नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। कुछ देर में आर्यन अंदर आया था। अन्नम की आंखें भीगे थे। वो आगे बढ़ती हुई आर्यन के सीने से लगी थी और लब सहती से दबा लिया, गोया सिसकी रोकी हो। आर्यन का दिल बढ़ रहा था। उसने दाराम को देखा, जो बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ था, लेकिन सारी असीसियात इन दोनों के जन्म थे। कैसी हो? उसकी पेशानी चुभे वो नरमी से बोला तो अन्नम ने सा असबाब हिलाया था, जबकि बिगी बिगी आंखें कुछ और ही हाल सुना थे। मैं बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगी भाई। दाराम कह रहे थे कि ये मेरा लास्ट टारगेट है। उसने तफसील बताई और आर्यन को देखा, जिसकी बातों का मतलब आहत करने की कोशिश कर रहा था। ठीक कह रही है, और अगर इस दौरान ये एसपी से शादी भी कर ले तो कोई मजाका नहीं है। फिर बाकी मामला बाद में डिस्कस कर लेंगे। आर्यन को लगा गोया उसके दिल पर पड़ा हुआ पत्थर सिर गया। उसने तशक्र से दाराम को देखा। यह सब तेरी ईमानदारी की बदौलत है आर्यन, वरना दाराम सैगल किसी पर रहम नहीं करता। दाराम, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका ना दूं, वह रंजीदगी से बोला। इस दौरान वो गोया सब भूल गया था, जबकि अन्नम का दिल तड़प गया था। वह चीख चीख कर बताना चाहती थी कि यह सब दाराम सैगल नहीं, उसका अपना भाई करवा रहा है। आर्यन, उसकी घर पर बात करवा दे। उसे दाराम की मेहरबानी की वजह समझ से बाहर लगे थे। उसने अन्नम को देखा, को बेताब सी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकती थे। आर्या ने उसके सर पर नरमी से हाथ रखा और मोबाइल उसकी जानब बढ़ाया। वो एक जानब जाकर बैठ गई थी। सना बेगम से सनम से बात करते वो कभी रोती तो कभी हंस देती थी, लेकिन इस दौरान उसने बिल्कुल भी शायान का जिक्र नहीं किया था।
جو کہ آریان کے لیے حیران کن تھا، پر وہ دارام کی موجودگی میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی زین چودھری نامی شخص آیا ہے۔ وہ مینشن میں موجود تھا جب گارڈ نے اسے آ کر اطلاع دے دی۔ ایاز احمد حیران ہوئے تھے۔ اس مینشن تک کسی کا آنا حیران کن بات تھی، اور وہ نام سن کر وہ حیران چونکے تھے۔ اس ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ اس وقت لانچ میں صرف یزدان اور ایاز احمد موجود تھے۔ اڑ کر گئے تو یزدان بھی متجسس سے پیچھے گیا تھا۔ زین چودھری کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے تھے۔ تو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولے، جبکہ یزدان حیران ہوا تھا۔ یہ کون ہے بابا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تم جاؤ یزدان یہاں سے، انہیں یزدان کو جانے کا کہا تھا۔ غلطی میرے چچا کی ہے، مانتا بھی ہوں، لیکن وہ آپ کی بہن بھی ہے جس سے آپ اتنے سالوں سے تعلق ختم کیے بیٹھے ہیں۔ زین متناقض سے بولا، چچا مطلب آپ کون ہے؟ یزدان آگے آیا۔ دور کا کزن کہہ سکتے ہو۔ وہ یزدان سے تقریباً 6 سال بڑا تھا، لیکن اس کا انداز بہت ہی نرمی لیے تھا۔ میں رشتے بحال نہیں کرنا چاہتا زین چودھری، جو ذلالت میں نے برداشت کیا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ جانتا ہوں انکل، پر منازع چاچی آپ سے ملنے کے لیے بہت روتی ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ قطعی نہیں۔ انہیں سرائے سے انکار کیا تھا۔ یزدان تم جاؤ یہاں سے۔ بابا، ایک بار آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ یزدان انہیں ساتھی سے کہا تو وہ منہ بنائے وہاں سے نکلا، لیکن جاتے ہوئے زین کو دیکھنا نہیں بھولا تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ آج ہی ایاز احمد زین کے جنم مڑے تھے۔ اس نے باسط کو لوکیشن بھیج دی تھی۔ ہوٹل روم میں دارام نے بک کروایا تھا، لیکن اب اسے اپنا کام نہایت ہی محتاط انداز میں کرنا تھا۔ بلو چوس جینس کے اوپر چھوٹی سی شرٹ پہنے وہ چہرے پر ڈارک میک اپ کیے ہوئے ایک بے باک سی لڑکی لگ رہی تھی، جو اس کے کام کا حصہ تھا۔ اپنی انہی اداؤں کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ کو قابو کر دیتے۔ وہ ہوٹل میں آئی تو رش حلاف توگہ کم تھا۔ اس کا دل بھوتن سے لرز رہا تھا، جبکہ ہاتھوں میں نمی پھیلی تھی۔ وہ روم کے چابی لیے اوپر آئے، اندر داخل ہو کر اسے دروازہ بند کیا اور خود پیر کے کنارے بیٹھے۔ دارام سیگل کو اس پر شک نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اب مطمئن تھے۔ اب محض باسط کے آنے کا انتظار تھا۔ وقت گزرنے لگا تو اس کی بے چینی بھی بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل ایک پل کے لیے لرزا، یعنی باسط آ چکا تھا۔ وہ سہمی قدم لیے ہوئے آگے اور دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا تھا۔ بھائی! سامنے شایان ساگر کھڑا تھا، آنکھوں میں آگ سی تپئی تھی۔ انم کا گویا دل رکا تھا، جبکہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سیم کا دروازہ بند کرنا چاہا جب اس کے آدمی آگے بڑھ کر دروازے کو دکھا مارتے اسے کھول چکے تھے۔ انم پیچھے گری تھی، کمر زمین سے لگی تو وہ درد سے تڑپ اٹھی، پر شایان کا خوفناک روپ، وہ لفظ، وہ سب اسے پیچھے کھسکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف و ہراس میں لپٹے ہوئے بولے تھے۔ تم اپنے بھائی کو جیل پہنچاؤ گے، اس بھائی کو جو تمہیں دارام سیگر سے بچاتا آیا ہے۔ شایان نے اس کے بال مٹھی میں جگہ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ درد سے لب کاٹتے سسکے تھے۔ بچایا تھا یا بیچ دیا تھا؟ وہ درد سے چیخے۔ بیچا ہی تھا انم، پر آج لگ رہا ہے کہ میں نے بہت ہی غلط کیا، بہت زیادہ غلط۔ اس نے ساتھی سے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے، جبکہ وہ بری طرح سے سسکتی بھی بال آزاد کروا لینا چاہتے تھے۔ لاؤ اس کو اندر۔ جو ہمدرد بنا اس کی مدد کرنے والا تھا، شایان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا، جبکہ انم کی سانس حلق میں اٹکے تھے۔ کیا وہ جان گئے کہ وہ باسط کی مدد سے فرار ہونا چاہتی ہے؟ ساری سچائی پہاڑ تک پہنچانے والی تھی۔ بھائی، اسے چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز بھائی چھوڑ دیں۔ وہ باسط کو دیکھے گر گرائی، جو کہ ان کی گرفت میں جٹپٹا رہا تھا۔ اسے چھوڑ دو، اس فساد کی جڑ کو جس نے تمہیں باغی بنا دیا، جس کے ساتھ مل کر تم بہار سلطان کو یہ ثبوت دینا چاہتی تھی۔ اسے انم کا موبائل اس کی پاکٹ سے نکال کر سامنے کیا، جس میں وہ دارام سے بات کر رہا تھا۔ ایک بار مجھے چھوڑو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ باسط گھرایا تھا جب اس نے آدمی نے اسے مارنا چاہا۔ اسے خروش نہیں آنی چاہیے، اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا، جبکہ انم حیرانگی سے بھائی کو دیکھا جو شفاق بیڑیا بنا ہوا تھا۔ یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اپنی بہن کو تکلیف دے رہا تھا، اس بہن کو جس نے اپنی فیملی کی ہاتھ خود کو اذیت میں پھینک دیا۔ بھائی، میں دارام سیگل کے پاس واپس چلے جاؤں گی، سب ثبوت مٹا دوں گی، پر باسط کو چھوڑ دیں، وہ بہت ہی معصوم ہے۔ انم کی التجا پر بھی شایان ساگر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ نہیں انم، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے میرے سب سے بڑے دشمن بہار سلطان کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنا چاہا، جو میں قطعی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں جیل میں گیا، میری بدنامی ہوئی، جو ذلت برداشت کی اس کا تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ دانت پیسے ہوئے کرایا۔ اس نے اگلے ہی پل انم کے بالوں کو چھوڑا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر گری، پر فوری اٹھتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترتی دیوار سے جا لگی۔ اسے یہاں پر لاؤ، اس نے اپنے آدمی کو کہا۔ وہ پاسوں کو گھسیٹتے ہوئے انم کے پاس لائے۔ بھائی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں دوبارہ دارام سیگل کے پاس۔ وہ خوف سے لفظ مکمل نہیں کر پائے تھے، جبکہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو جکڑا اور چاقو سے ایک گہرا کٹ لگایا۔
तेज धार चाकू की वजह से कलाई से बल बल खून बहने लगा था, जबकि उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। छोड़ दो उसे, रुक जाओ। बासत बुरी तरह से तड़प कर चीखा था। जब उसके आदमी ने अपना चाकू साफ किया और बासत के हाथ में पकड़ा कर दबा दिया था कि वो चाकू छोड़ ही नहीं पाया था। छोड़ो मुझे। बासत का बस नहीं चाह रहा था कि वो क्या कर गुजरे। अच्छा नहीं किया तुमने अन्नम, बिल्कुल भी। तुम्हें मानना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर हो। दाराम सैगल के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। कदम कदम पर उसने मुझे सपोर्ट किया है। अब उसके साथ मैं गद्दारी नहीं काटता तो अपनी बहन को मार देंगे। वो हसरत से बोली कि शायान लब बीच कर राय क्या था। चेहरा लहू रंग होने लगा। वो तुम्हारी बहन है शायान, मत मारो उसे। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत पुलिस को ना दूं तो नहीं दूंगा। ये राज खुद में दफन कर लूंगा। पर अन्नम को छोड़ दो। बासत बेसाता फरियादी हुआ था। पकड़ो उसका हाथ। शायान बेहिस बना हुआ बोला, जबकि उसके आदमी ने बासत के हाथ से अन्नम की दूसरी कलाई काटी थी। एक लम्हे के लिए वो कांप उठा था। उसकी गिरफ्त में वो बुरी तरह से तड़पा था, लेकिन बेसूद रहा। वो दर्द से चीखी थी। सफेद शर्ट खून आलूदा हो चुके थे। वो जमीन पर गिरे थे। शायान ने रुख मोड़ लिया, जैसे हिम्मत ना हो बहन को तकलीफ में देखने की। मैं तुम्हें कभी ना मारता अन्ना, पर मैं मजबूर हूँ, बहुत मजबूर। उसने रूह मोड़े हुए आंखें बंद की हुई अजियत से कहा था, आप मजबूर नहीं हैं भाई, आप खुद मुख्तार हैं। आप दरिंदे हैं, आप सफाक हैं। आप मेरे और आर्यन भाई के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े मुजरम हैं। आपकी वजह से हमने इतने साल अजियत सही। अच्छा है मैं आज मार ही जाऊं, क्योंकि ताउम्र इस गलीज अजियत के साथ नहीं जी पाऊंगी। आपको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अनम, शायान सागस की जन्म मुड़ा। मैं ऐसा नहीं चाहता अनम, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके साथ यही सब होगा। भाई, मैं आप कोई अजनबी नहीं, आपकी बहन हो। वो एक बार फिर से चीखे थे। बहन भाई माँ बाप ये सब रिश्ते में लिए अब मैंने नहीं रहते। उसने गोया सफाकियत की इंतहा की थी, और अनम को एहसास हुआ था कि अब कुछ कहना ही फजूल है। उसे सनम का ख्याल आया, जो छोटी थी और मासूम थे। मैं तो सब कुछ छोड़ चुकी हूँ भाई, लेकिन मेरी दुआ है कि सनम आपके जुल्म से बच जाए। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वह बहुत ही मासूम है। अगर वो आपका ये रूप देख ले तो जीते जी मर जाएगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। मैं सनम को अल्लाह के हवाले करती हूँ। उसकी बीगी पुरसोस आवाज शायान के कानों में चुभने लगे थे। इस वक्त भी अपना नहीं, अपनी बहन का सोच रहे थे। शायान ये मत करो, अन्नम को बचा लो। बासत के आंसू बहते हुए आवाज भी नम कर गए थे, लेकिन शायान नहीं मुड़ा था। नहीं बासत, अब नहीं। मर जाऊंगी तो इस अजियत से राहत मिल जाएगी, और फिर अब कोई मेरे हाथों बर्बाद नहीं होगा। अन्नम नहीं, ऐसा मत कहो। शायान, छोड़ दो अन्नम को। बेबा फिर से फरियादी हुआ था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी बासत, बहुत मोहब्बत, पर तुम मेरी किस्मत में नहीं। सनम की हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना। और ये इंकशाफ जैसे बासत की दुनिया हिला गया था। एक मरती हुई लड़की उससे मोहब्बत का इजहार करती, फरियाद करती, और वो बेबस था। ऐसा लगा जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसका दिल चाह खुद को खत्म कर ले। अगली बार शायान ने अपने आदमी को इशारा दिया था, जब बासत के हाथों अन्नम का गला काट दिया था। अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, अन्नम ने नहायती तकलीफ से कहा था, और फिर फटी आंखों से तड़पती हुई चंद पल में ही ठंडी पड़ गए थे। पर बासत की दिल हरास चीखें फिजा में गूंज उठे थे। उसके आदमी ने फौरी से छोड़ा। वह बुरी तरह से तड़पता हुआ अन्नम के पास गिरा था। अन्नम, मैंने नहीं। अन्नम उठो। अन्नम, मैंने तुम्हें नहीं मारा। वह बुरी तरह से अन्नम को झंझोड़ते हंसियाती हुआ था। असाब जकड़े गए थे। मार दिया तुमने अपनी बहन को। तुमसे बड़ा दरिंदा कोई नहीं हो सकता। वो उठकर उस पर झपटना चाहा था, जब एक बार फिर से उसकी गिरफ्त में आया था। छोड़ो मुझे, वो चीहा। शायान ने उसे देखा और फिर हाथ में पकड़ा मोबाइल शिद्दत से दीवार पर मारा था। मोबाइल के साथ गोया सबूत भी मिट गए थे। सारे सबूत मिटाओ और चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान पक्के करो। कोई एक भी सबूत रहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बिना अन्नम को देखकर सख्त अंदाज से बोला था। शायद तंग आंखों में लहू बढ़ा था। आज उसने कियामत ही तो बर्पा की थी। एक बहन को मार दिया सिर्फ खुद को बचाने के लिए, अपनी साह बचाने के लिए, धराम का एतमाद जीतने के लिए। वो इंसानियत से गिर गया था। अब हिम्मत ना थी कि अपना किया गया गुनाह अपनी आंखों से देता। बासत की चीखें थम से गिर थी। वो होटल से निकलते ही मैंडल को इशारा कर चुका था, जो अब सारा मामला संभालने वाला था। जिस वक्त वह वहां पर पहुंचा, होटल में मामूल से ज्यादा रश देखकर वो चौंका। क्या हुआ यहाँ? उसने यहाँ मान एक शख्स से पूछा। सर, यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ है, और कातिल भी वही मौजूद है। कत्ल? मगर किसका? वो बेताबी से ऊपर पड़ा था। कहीं अन्नम किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। आप आगे नहीं जा सकते। मैनेजर ने उसे रोकना चाहा, जब उसने अपना कार्ड निकाल कर उसको दिखाया। सर, इस लड़की का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया है। वो ऊपर बढ़ने लगा जब मैनेजर उसे तफसील बताने लगा था। अन्नम ने जो नंबर दिया था उस पर वो कई मरतबा कॉल कर चुका था, लेकिन आगे से कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। वो रूम में आया तो सामने का मंजर उसकी आंखों को पथरा गया था। दोनों कलाइयों और गले से निकलते हुए खून गोया उसके गिर्द खून का दायरा सा बना गया था, जबकि वो शख्स पास ही बैठा हुआ था।
चाकू अब भी उसके हाथ में था। वहाज ने बेसाता दीवार का सहारा लिया, जबकि हलक में कांटे से उगाए थे। उसकी हालत से गोया दिल मुट्ठी में जकड़ लिया था, आंखों में नमी चमक आई थी। यकीन करना कासर था कि वो लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी है। सर अंदर से शोर की आवाज सुनकर हम ही यहाँ आए थे, और फिर दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो उस आदमी ने इस लड़के का कत्ल काट चुका था। मैंने नहीं मारा उसे, झूठ बोल रहा है ये। मुझसे मिलना चाहती थी बस, उसने मार दिया, अनम को मार दिया। बासत जो अब तक साकत पे हाल सा बैठा होता या खत खड़ा हुए दारा था। वहाज ने फौरी अपने ऑफिसर्स को कॉल की वे होटल आने का कहा था, और फिर जमाल मलक और बाकी सब को भी कॉल की थी। और जिस सब से उसने वो खबर तक पहुंचाई थी उसका दिल जानता था। वहाज उसकी जाना बड़ा जो लोगों की गिरफ्त में झटपटा रहा था। क्यों मारा तुमने उसे? उसने चेहरा सहते जमावे कहा। मैंने नहीं मारा। बासत वैसे ज्यादा सा बोला था। वहाज ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरा मारा था। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्यों किया उससे कत्ल? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे कुछ नहीं किया, उसने मारा है उसे। अपना इल्जाम किसी और पर मत डालो, घटिया आदमी। वह बारियती आवाज से बोला था। बेसाता वहाज की आंखों से आंसू बह निकले थे। बेशक उस जन्नत से मोहब्बत चाहत कुछ भी ना थी, लेकिन उसकी कजन थी, एक रिश्ता था दोनों के दरमियान। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तो अजीज थी। उसका यूं बेरहमी से कत्ल हो जाना उसे अब भी जैसे बेयकीनी में मुतला किए हुए था। कुछ ही देर में बाकी ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। बासत ने अनम की जन्म देखा, जिस पर अब कपड़ा डाला जा चुका था। आज पहली मर्तबा उसे अपना नहायत ही कमजोर लगा था। सजा का हकदार तो वो भी था जिसके जोरे बाजू में इतनी ताकत नहीं थी कि वह लड़की को बचा पाता। बासत को हथकड़ी लगाई गई थी, उसे घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा था, और वो सुन दिमाग और बेजान जिस्म के साथ उनके साथ घसीटता चला जा रहा था। सफीर खान पर यह खबर गोया क़यामत डाल गई थी। उसके वालिद शर्जील खान भी गोया यह खबर सुनते हुए जमीन पर बैठ गए थे, जबकि माँ की हालत मजीद बुरी हुई थी। वो जैन को इतला दिए हुए सीधा जेल पहुंचा, जहाँ उसे बामुश्किल मिलने की इजाजत दी गई थी। चाहता तो अपनी पहचान जाहिर कर लेता, लेकिन इजाजत ना दी। उस कोठरी के पास आया जहाँ वो अपने चेहरे पर पथरीले तासा सजावे बैठा हुआ था। चेहरे से बहता हुआ खून सफी को भी तड़पा गया था। सफी ने नहायत ही तनफर से देखा था। क्यों किया तुमने उसका कत्ल? उसने जिस सब से सवाल पूछा था ये उसका दिल ही जानता था। बासत को लगा उसका यकीन करेगा, लेकिन यहाँ भी उसे माँ थी हाजिर हुई थी। उसे सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसके भाई की आंखों में बेयकीनी की रकम थी। उसे हर वजाहत फजूल लगे थे। जाओ यहाँ से, वह पूरी शिद्दत से चिल्लाता, जबकि सफी ने अपनी गिर सलाहों पर मजबूत काले थे। उसकी हर दरमी पर उसे तय चाहा था। बासत, क्यों किया तुमने? हाँ, मार दिया उसे, मैंने मार दिया। कातिल हूँ मैं, हाँ मैं ही कातिल हूँ। वह खुद का मारता हुआ हजियाती होने लगा था। जब हवालदार अंदर दाल हुआ था, उसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। सफीर मजीद ये अजियत देख नहीं पाया था। थके कदमों से वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। दारान, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, वो पुलिस आंसू से बोला था, जबकि चेहरा सुरह और पसीने से भरा हुआ था। हुआ क्या है तुझे? दाराम जैसे आज पहली मर्तबा घबराया था। बहन का कत्ल किया है मैंने दाराम, कोई छोटा सा गुनाह नहीं किया, मार आया हूँ मैं उसे। वो दारा था, लेकिन वजूद कपकपाने लगा था। वो तेरे खिलाफ उस एसपी को सबूत देने वाले थे। बाहर में गया साहब दारा, वो मर गई, मेरे सामने फरियाद करते हुए मर गई। मार दिया, कैसा बदनसीब बेरहम पाई हूँ मैं। शायान की आवाज में लफ्ज़ पड़ने लगे थे। तू पछता रहा है? दाराम ने पुर इसरारियत से पूछा था। पछतावा तो कुछ भी नहीं है दाराम। वही जमीन पर बैठ गया था। शहजादू सी आन बान वाला शख्स इस वक्त थका आ रहा था। उससे ही बेजार, उससे ही नफरत कर रहा था। देख, वो तेरा नुकसान करने वाली थी, तुम क्यों नहीं समझ रहा? तन्हा छोड़ दो मुझे। उसने टेबल पर रखी हुई चीजें जमीन पर उछकी थी और खुद भी गिरने वाला लगा था। जब दाराम ने आगे बढ़कर उसे बामुश्किल संभाला था, उसे फौरी अपने डायरेक्टर को फोन किया। कुछ गार्ड्स को आवाज देकर उसने अंदर बुलाया ताकि शायान सागर को संभाल सके। वह नीम गूंदगी में एक ही बात बाबा दोहराता हुआ दाराम को सोचू के दर्द हुआ कर गया था। अभी तो आर्यन को खबर नहीं हुई थी, न जाने तब क्या हो जाता। उसकी वजह से ही तो वो वहां पर रुका हुआ था, उसके काम कर रहा था, और वही वजह खत्म हो चुके थे।